Yeah. Good evening to everyone. Now, we are lastly discuss the audit report. It was the format of the audit report and the opinions, various opinions that we discussed in the last session. Yes, that we discussed in the last session. Now, in the today's session, we will discuss internal check, internal control, and internal audit. Yeah. The first topic given it is internal check. What is given there in your module? The accounting of transaction has a number of steps such as posting to the concerned books of account, recording receipts, payment of cash. This process involves a various number of staff. Thus, in an internal check system, practically a continuous internal audit is carried out. It carried on by the staff itself. The work of one individual is checked by another in the staff. Underline the word. Underline the word. The work of one individual is checked by the other in the staff. Internal check is a valuable part of the internal control. According to Spicer and Spagler, internal check is an arrangement of the staff duties where none is allowed to carry through and record every aspect of a transaction so that without collusion between any two or more persons, fraud is prevented and at the same time the possibility of error and fraud are reduced to the minimum level. Yes. That is all about the internal check system. Now come to the point in a layman language. ये तो आपकी बुक में लिखा है. What is the internal check system as per Atul sir's understanding? Yeah, एकदम simple. Internal check system within the organization mean it is a system for each and every function. हम normally उसको बोलते हैं ना SOP हम बोलते हैं. Organization में SOP बोलते हैं. काफी लोग उसको rules regulation बोलते हैं. काफी लोग उसको system बोलते हैं. बस ये इंटरनल चेक सिस्टम है. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. क्या इंटरनल चेक सिस्टम में यहां देखो, व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग? वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली सुपरवाइज्ड बाय द अनदर पर्सन. मीनिंग दैट, समझ लो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम कैसे डिजाइन होती है. पहले ऑर्गेनाइजेशन में आप फंक्शन फाइंड कर लो, कितने फंक्शंस हर रोज होते हैं डेली. तो 100 फंक्शंस डेली हो रहा है ना. फॉर एग्जांपल परचेस, सेल्स, अकाउंटिंग हो रहा है, कुछ परचेज ऑर्डर के लिए हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन का हो रहा है, कुछ एचआर का हो रहा है. यानी नंबर ऑफ फंक्शंस आर बीइंग कैरिड आउट डेली, एग्जीक्यूटेड डेली. तो डेली कितने फंक्शन होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में फाइंड करो. समझ लो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डेली 100 फंक्शन हो रहा है. अब इसमें से हर एक फंक्शन की केयर रखी जाए. हर एक फंक्शन के लिए सिस्टम सेट कर लो. क्या हर एक फंक्शन का पावर, पूरा पावर एक पर्सन को नहीं देने का. It should be divided among 2, 3, 4 person based on the materiality. समझ लो फॉर एग्जांपल ये डेली 100 फंक्शन हो रहा है, इसमें 20% functions are so crucial, purchase, sales, like that. 20% are so crucial, material function. तो 20% फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? 20 फंक्शन के लिए फॉर एग्जांपल 20 में एक परचेज है, एक सेल्स है. तो परचेज है, परचेज की पावर, पूरा पावर जो है वो एक बंदे को नहीं देना चाहिए. इट शुड बी डिवाइडेड अमंग 3-4 पर्सन. 3-4 पर्सन में डिवाइड कर दो एंड वर्क इस तरह से डिवाइड करो. 3-4 पर्सन में परचेस का पावर इस तरह से डिवाइड करो कि वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली सुपरवाइज्ड बाय द अनदर पर्सन. टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल परचेज होता है तो कहां से स्टार्ट होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मैं डिवाइड करता हूं, परचेस का पावर डिवाइड करता हूं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल की जरूरत पड़ती है कि मटेरियल की जरूरत पड़ी क्योंकि वहां मैन्युफैक्चर हो रहा है. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है एचओडी ऑफ द प्रोडक्शन. He will raise the material requisition note. He will sign first document, material requisition note. हमको मटेरियल चाहिए. वो स्टोर में भेजेगा. स्टोर वाला चेक करेगा गोडाउन में है या नहीं है. अगर नहीं है तो स्टोर वाला मटेरियल परचेज नोट बनाएगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को भेजेगा. तो दिस इज द सेकंड डॉक्यूमेंट. किसको? मटेरियल, यानी कि स्टोर वाला ने साइन किया मटेरियल परचेज डॉक्यूमेंट या मटेरियल परचेज रिसिप्ट. अब परचेज में आया, परचेज वाला है वो 3 लोग, उसके पास जो अप्रूव्ड वेंडर का लिस्ट है. हमारे पास वेंडर का लिस्ट होता है, हर एक कंपनी में लिस्ट होता है कि किसके पास से हम परचेस करेंगे. तो हर चीज के लिए नॉर्मली 5-5 वेंडर का लिस्ट होता है. हम ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी आइटम परचेस करते हैं हर चीज के लिए हमारे पास मिनिमम 5 सप्लायर का नाम होता है. तो हमको एक पर्टिकुलर आइटम परचेस करनी है तो मिनिमम 3 सप्लायर के पास से कोटेशन मंगाओ. दैट इज द थर्ड पार्ट.
तो एक बंदा वो कोटेशन मंगाने वाला होता है, कोटेशन आ गया, परफेक्ट, उसने एक समरी शीट बना दी, परफेक्ट, कि कौन सा किसने लोअर दिया रेट, किसका रेट लोअर है, L1 है, वो पूरी शीट बना देगा। बाद में वो शीट साइन कौन करेगा, उसका बॉस या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो फाइनल करेगा कि इसके बाद से परचेस कर लो। क्या बाद में एक बंदा होगा जो परचेस ऑर्डर पीओ रेस करेगा कि ये मटेरियल का स्पेसिफिकेशन है, एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक क्वांटिटी होनी चाहिए, ये प्राइस फिक्स हो गई, या ये प्राइस पे हमको भेजो, यहाँ से हम परचेज ऑर्डर भेजेंगे, तो दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। तो पीओ भी ऊपर लेवल की अथॉरिटी साइन करेगी। बाद में वहां से गुड्स आएगा तो मेरी फैक्ट्री गेट पे गुड्स जाएगा, तो फैक्ट्री रजिस्टर में एंट्री होती है, गुड्स रिसीव। बाद में गुड्स आता है तो स्टोर में गुड्स आता है, तो स्टोर में आता है, उसकी पहले क्वालिटी वाले चेक करते हैं, तो क्यूसी डिपार्टमेंट आते हैं, वो लोग साइन करते हैं क्या, गुड्स अटेस्टेड एंड वेरीफाइड प्रॉपर्ली, क्या। एंड बाद में गुड्स स्टोर में आता है, स्टोर के अंदर रखा जाता है, वहां जो फिफो मेथड लिफो मेथड से जो आप स्टॉक स्टेटमेंट बनाते हो, वो स्टॉक स्टेटमेंट में एंट्री होती है एंड गुड्स को प्रॉपर जगह पे पार्क किया था। एंड जो परचेज का बिल है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, अकाउंट डिपार्टमेंट सभी चीज चेक करके बाद में वो देखेगा एंड बाद में वो अकाउंटिंग करेगा एंड बाद में पेमेंट के लिए आएगा, तब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चेक बना के एमडी साहब जो भी साइनिंग अथॉरिटी उसके पास भेजेगा एंड एमडी विल साइन द चेक एंड पेमेंट होगा। तो देखो कितने लोग इन्वॉल्व है परचेज प्रोसीजर में, कितने लोग इन्वॉल्व, प्रोडक्शन, स्टोर, परचेज डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या सिक्योरिटी गेट, क्यूसी, अकाउंट डिपार्टमेंट, हो सकता है पेमेंट के लिए एमडी, 8 लोग डिवाइडेड। तो पावर इज डिवाइडेड इन अमंग 8 पर्सन्स, ओनली परचेज। बी क्लियर, this is nothing, this is internal check system of the organization with regard to purchase. I hope it is clear to you. Yeah, my question is, और यहां देखो समझ लो, ये सब कुछ होके अकाउंट के पास आता है, तो अकाउंट वाला सब कुछ चेक करेगा कि प्रोडक्शन का मटेरियल रिक्विजिशन नोट है पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, स्टोर वाले का मटेरियल परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट है, 3 कोटेशन है, परचेज ऑर्डर है, सब कुछ चेक करेगा। और इनवॉइस के पीछे सभी लोग की साइन है, सिक्योरिटी गेट की, क्यूसी की, स्टोर की, परचेज की, अकाउंट डिपार्टमेंट की, सब कुछ चेक करके बाद में अकाउंट डिपार्टमेंट है वो अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा। तो माय क्वेश्चन इज, देखो वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली सुपरवाइज्ड बाय अनदर पर्सन। क्यों, अकाउंट में आएगा तो अकाउंट वाला पहले चेक करेगा सब कुछ परफेक्ट है तो ही वो साइन करेगा एंड तो ही वो अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा। समझ लो, परचेज में आया, परचेज में जब आता है तब स्टोर में से जो गुड्स आया तो वो देखेगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट है पीछे, मटेरियल परचेज नोट है तो ही बाद में परचेज इनिशिएट किया जाएगा। तो जो आगे वाले ने जो काम किया इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की साइन है, स्टोर की साइन है, तो ही परचेज डिपार्टमेंट आगे प्रोसेस करेगा और वो साइन करेगा। तो आगे वाले ने जो काम किया वो यहाँ चेक होगा। परचेज का कौन चेक करेगा, जब परचेज हो जाएगा बाद में अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएगा तो अकाउंट डिपार्टमेंट तीनों डिपार्टमेंट का चेक करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिक्विजिशन नोट साइन की, स्टोर वाले ने जीआरएन साइन किया या तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट साइन किया, मटेरियल परचेज नोट, एंड परचेज डिपार्टमेंट ने पीओ साइन किया है प्रॉपर्ली, प्रॉपर परचेज हुआ है क्या, वो अकाउंट डिपार्टमेंट चेक करेगा। तो मीनिंग के भाई जब अकाउंट डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है तब ही विल एग्जामिन द वर्क ऑफ अनदर पर्सन, ही विल सुपरवाइज द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। तो मीनिंग के भाई इट इज नथिंग, ये 5 लोग में हमने पावर डिवाइड किया, समझ लो। तो पावर इज डिवाइडेड अमंग दिस 5 पर्सन इन सच अ वे दैट work of one person is automatically examined and supervised by another person. That is called best internal control system. That is called best internal check system within the organization. I hope it is clear to you. It is clear to you. This is the best example. ये example याद रखना, या? अब मैं एक स्टेप आगे आता हूँ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इंटरनल चेक सिस्टम क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का 2 पार्ट है, इंटरनल चेक सिस्टम एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक सिस्टम इज हर चीज के लिए, मैंने परचेज का बताया आपको, ऐसा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में 100 फंक्शन हो रहा, 100 फंक्शंस के लिए ऐसा सिस्टम बना दो, पावर डिवाइड कर दो। एक ही बंदे को पावर नहीं देने का, एक फंक्शन का पावर एक बंदे को नहीं देने का, परचेज का पूरा पावर एक बंदे को नहीं देने का, 3-4 में डिवाइड कर दो। सेल्स का पावर एक बंदे को नहीं देने का, 3-4% में डिवाइड कर दो। फाइनेंस का पावर, अकाउंटिंग का पावर भी 2-3 लोग के पास होता, वो अप्रूव करता, वो होता, बाद में अकाउंटिंग होता, तो अकाउंटिंग का पावर भी मींस 2-3% में डिवाइडेड होता। तो लाइक दैट कोई भी एक फंक्शन है उसका पूरा पावर एक बंदे को नहीं देने का, इट शुड बी डिवाइडेड अमंग 2-3-4% बेस्ड ऑन द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, या? तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक सिस्टम। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 फंक्शन हो रहा है तो हर एक फंक्शंस के लिए ऐसी सिस्टम बना दो, एंड दिस इज द बेस्ट सिस्टम। क्यों, हाउ? अगर ऐसी सिस्टम है तो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। समझ लो परचेज में 8 लोग इन्वॉल्व थे, अभी 8 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, तो किसी की ताकत नहीं यहां फ्रॉड हो सकता। क्यों? 8 लोग डिपार्टमेंट के 8 पर्सन इन्वॉल्व है,
तो सबके पास से परफेक्ट घूम के आ रहा तो सभी लोग चेक करने वाले हैं, सभी लोग साइन करेंगे। अगर इसमें एक दो बंदे ने फ्रॉड किया तो बाकी के लोग साइन नहीं करेंगे, पकड़ लेंगे डायरेक्टली। अगर यहाँ फ्रॉड कब हो सकता है, आठों आठ मिलके फ्रॉड करें तो ही हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कोल्यूजन। कोल्यूजन या, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। 8 में से एक दो लोग तो डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, या इतना तो अभी मार्केट डिस्टर्ब नहीं है, बी क्लियर। तो यहाँ इसमें अगर समझ लो, नॉर्मली 3-4% रखते हैं एक फंक्शन के लिए, तो वो 3-4% है, इसमें से अगर 1-2% अच्छा है तो बाकी के दो लोग भी फ्रॉड नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड बेस्ट सिस्टम। तो इंटरनल चेक सिस्टम बेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, एसओपी बेस्ट है, तो अब फ्रॉड नहीं हो सकता। एंड सभी लोग ये एसओपी प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हमारे सभी एम्प्लॉय, पहले तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन में 100 फंक्शन था, 100 फंक्शन के लिए हमने सिस्टम बना ली, एसओपी बना ली, पावर डिवाइड कर लिया, दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक सिस्टम। ये इंटरनल चेक सिस्टम सभी लोग प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉय प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, वो चेक करने के लिए जो आता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर, तो इंटरनल ऑडिटर का मेन काम क्या है, टू एग्जामिन दैट all employees of the organization are properly complying, properly following the internal check system of the organization. They are following the rules and regulations. They are complying the SOP of the organization. वो चेक करने के लिए जो आता है that is called internal auditor. तो इंटरनल ऑडिट यही चेक करता है कि जो सिस्टम बनाई है कंपनी ने, टॉप मैनेजमेंट ने एसओपी बनाई है, वो एसओपी के मुताबिक ही सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट तो नहीं ले रहा है। समझ लो, आज आप देखते हो ना एसएपी में, अगर परचेस का एंट्री करने का पावर आपके पास है एसएपी में, तो आप जस्ट परचेस की एंट्री पास कर सकते हो, आप सेल्स नहीं दिखता आपको, सेल्स वाले को सेल्स की एंट्री दिखती है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास ही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको जितना पावर दिया उतना ही आपको करने का, बी क्लियर, बी क्लियर। अगर कोई जगह पे आपने शॉर्टकट लिया तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और वो इंटरनल ऑडिट में पकड़ा जाएगा। या ये दो मेजर पिलर है, ये दोनों टोटल होगा ना, इंटरनल चेक सिस्टम प्लस इंटरनल ऑडिट इज इक्वल टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लिख लो यहाँ टॉप पे, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल चेक सिस्टम, ब्रैकेट में लिखो एसओपी प्लस इंटरनल ऑडिट ऑफ एसओपी। इंटरनल ऑडिट एसओपी का ही होता है, इंटरनल ऑडिट is equal to internal control system. I hope it is clear to you now. ऑडिटर्स की ड्यूटी हमने चेक कर लिया, क्या इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है कि पूरी जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो सभी लोग प्रॉपर्ली कंप्लाई कर रहे हैं, यस और नो, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। यू टेल मी, मैंने जब स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको 8 स्टेप पढ़ाया था, अपॉइंटमेंट, सेकंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, थर्ड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, फोर्थ रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना, वो जस्ट रिव्यू करता है ओवरऑल सिस्टम बराबर है या नहीं है। अगर सिस्टम बराबर है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर 100 फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में 100 फंक्शन के लिए परफेक्ट सिस्टम है, पावर इज डिवाइडेड अमंग 3-4%, तो कंट्रोल सिस्टम इज टू स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इन दैट केस क्या होगा समझ लो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा। तो मैंने आपको बोला 8 स्टेप है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, इसमें 4th स्टेप है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर आके चेक करेगा कितने फंक्शन हो रहे, तो 100 फंक्शन हो रहे हैं, सभी फंक्शन के लिए वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेगा। अगर कंट्रोल सिस्टम अच्छी किसको बोलेंगे, व्हाट इज कॉल्ड अच्छी सिस्टम है, अच्छी सिस्टम उसको हम बोलेंगे कि जिसमें पावर डिवाइडेड है अमंग 3-4%, 5%, दैट इज कॉल्ड बेस्ट सिस्टम। जिसमें पावर डिवाइडेड नहीं है, एक ही बंदे को दिया, दैट इज कॉल्ड वीक सिस्टम। तो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या तो वीक है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर एनालिसिस करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो अकॉर्डिंगली वो ऑडिट प्लान करेगा, वहां अपनी एवरेज टीम रखेगा, टाइम कम देगा, सैंपलिंग करेगा, लाइक दैट। अगर वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो वहां स्ट्रॉन्ग टीम रखेगा, टाइम ज्यादा देगा, लाइक दैट, सैंपलिंग नहीं करेगा, 100% चेक करेगा, लाइक दैट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करता है, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एंड इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, to examine in detail that all the employees are complying the proper internal check system of the organization, proper internal control system of the organization. That is the responsibility of internal auditor. Be clear. I hope it is clear to you. आगे बढ़ो। ऑडिटर्स की ड्यूटी यहाँ यही रहेगी जो भी मैंने पढ़ा है ना, इट इज रिव्यू। नाउ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, इंटरनल चेक सिस्टम बनती है, डिजाइन होती है,
इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन तैयार होता है, तो वो टाइम पे जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करोगे, समझ लो एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर या तो एज अ कॉस्ट ऑडिटर, कल आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए जाओगे तो आपको 8 स्टेप फॉलो करना है, 8 स्टेप फॉलो करना है। कौन से 8 स्टेप है? अपॉइंटमेंट, थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डिजाइन द ऑडिट प्रोग्राम, रियल ऑडिट यानी कि एग्जीक्यूट द ऑडिट, कलेक्शन ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड ड्राफ्टिंग द ओपिनियन, फाइनल रिपोर्ट। क्या ये 8 स्टेप है। इसमें जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करोगे तो हाउ टू रिव्यू, तो मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मैं चेक कर रहा हूँ परचेज डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसी है, स्ट्रॉन्ग या तो वीक, सेल्स में कैसी है, स्ट्रॉन्ग या तो वीक, अकाउंट में कैसी है, स्ट्रॉन्ग या तो वीक। ऐसे सभी डिपार्टमेंट के मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना है, तो मुझे चेक करूंगा तो ही मुझे पता चलेगा ना कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैं वहां मेरा ऑडिट प्लानिंग कैसा होगा, ऑडिट प्रोग्राम में मैं वहां एवरेज स्टाफ रखूंगा, मैं वहां टाइम कम दूंगा, मैं वहां सैम्पलिंग करूंगा। पूरा 12 महीना चेक करने की जरूरत नहीं, 5-6 महीना चेक कर लूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। पावर इज डिवाइडेड अमंग 3-4 पर्सन्स। या मगर समझ लो सेल्स डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो मेरी एक्सपर्ट टीम आएगी, वहां काफी टाइम दूंगा एंड वहां 100% चेकिंग होगा। तो दिस शुड बी तो इन दिस वे रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर। वो ऑडिटर रिव्यू कैसे करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो वो क्वेश्चनर बनाएगा। परचेज डिपार्टमेंट का मुझे चेक करना है तो परचेज का मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा, 50 क्वेश्चन बनाऊंगा। अभी हमने देखा ना, क्या देखो, मैं 50 क्वेश्चन बनाऊंगा, वो क्वेश्चन का आंसर लूंगा, एम्प्लॉय के पास से मैं आंसर लूंगा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, क्या हो रहा। 50 क्वेश्चन का मैं आंसर लूंगा, उसके बाद बेस पे सॉरी समझ लो परचेज के लिए मैंने 50 क्वेश्चन बनाए। परचेज डिपार्टमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मुझे इवेल्यूएट करना, चेक करना, एग्जामिन करना एज एन ऑडिटर, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो परचेज डिपार्टमेंट के लिए मैं 50 क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा। वो 50 क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। मैं एम्प्लॉय के पास इंक्वायरी करूंगा, टॉप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करूंगा, या तो मैं रियली जाके डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, उसके बेसिस पे मैं आंसर डिराइव करूंगा। 50 क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल गया तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अगर सभी में आंसर पॉजिटिव आया है तो स्ट्रॉन्ग है, अगर एवरेज आया तो एवरेज सिस्टम है, अगर सभी में आंसर नेगेटिव आ रहा तो मतलब आपकी कंट्रोल सिस्टम परचेज डिपार्टमेंट में वीक है। वीक आया तो मुझे पता चल गया स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द परचेज डिपार्टमेंट इज वीक। तो नाउ अकॉर्डिंगली मैं 5th स्टेप फॉलो करूंगा। ऑडिट में 8 स्टेप है, 4 स्टेप था रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, 4th के बेसिस पे मैं 5th स्टेप रन करूंगा, डिजाइन द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम जब मैं डिजाइन करूंगा तब अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है परचेज डिपार्टमेंट में तो मैं स्ट्रॉन्ग टीम रखूंगा, टाइम ज्यादा एलोकेट करूंगा एंड 100% चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम वीक है तो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है, कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑडिट रिस्क नहीं है, तो मैं नॉर्मली सैम्पलिंग करूंगा, कम टाइम दूंगा। तो दैट वुड बी माय अप्रोच फॉर ऑडिट प्लानिंग। यस, तो therefore what is important, the important is आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो ऑडिट का 8 स्टेप है, इसमें रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिव्यू कैसे किया जाएगा, तो मुझे क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा, क्वेश्चनर का आंसर लेना पड़ेगा, उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस करूंगा और मैं डिसाइड करूंगा, मैं रिजल्ट फाइनल करूंगा, क्या कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग या तो वीक, एंड उसके बेसिस पे मैं ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करूंगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो फर्स्ट मुझे 8 स्टेप फॉलो करना है, इसमें 4th स्टेप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करना। रिव्यू करने के लिए मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा, क्वेश्चनर का मैं सभी आंसर लूंगा, एम्प्लॉय के पास से, मैनेजमेंट के पास से, या तो एक्चुअल चेकिंग करके डॉक्यूमेंट चेक करके मैं आंसर लूंगा। उसके बेसिस पे मैं कंक्लूड करूंगा कि कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग या तो वीक, एंड उसके बेसिस पे मैं ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करूंगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग है तो अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा, अगर वीक है तो अकॉर्डिंगली बनाऊंगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। या तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर कैसे बनाया जाता है, वो क्वेश्चनर के लिए आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ कैश एंड बैंक दिया, कैश एंड बैंक दिया। मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ देखो मैंने परचेज के लिए आपको बताया, परचेज में क्या क्या होना चाहिए, क्वेश्चनर क्या क्या क्वेश्चन रखोगे। अगर परचेज डिपार्टमेंट की कंट्रोल सिस्टम आप चेक कर रहे हो तो क्या क्या क्वेश्चन रखूंगा। मैंने जो अभी पढ़ा है वही, नंबर 1 क्या, मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज वेदर मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहला क्वेश्चन, बनाते हैं या नहीं बनाते आपकी कंपनी में, तो नहीं बनाते तो मर गए, कंट्रोल सिस्टम वीक है। या बनाते हैं तो यस,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या बनाते हैं तो एक बार चेक कर लेने का, एक दो सैंपल लाओ, एक दो दिखाओ, बाद में उसका आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी material requisition note is properly prepared by the by the production department head. Number 2, it is being signed by the production department head. Number 3, it is being sent to the store department, and store department अगर मटेरियल नहीं है तो वो परचेज डिपार्टमेंट को मटेरियल परचेज रिक्विजिशन नोट भेजते हैं। परचेज डिपार्टमेंट मिनिमम 3 कोटेशन मंगवाते हैं। चेक करो, मिनिमम में जो L1 है, लोअर वाला है, लोअर प्राइस वाला, उसको ऑर्डर दिया जाता है। जो उसकी तीनों तीन की जो समरी बनाई, 3 कोटेशन मंगाया, तीनों तीन की प्राइस की समरी बनाई, वो कौन साइन करेगा? ऊपर लेवल की अथॉरिटी साइन करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या तो एमडी साइन कर रहा है, यस और नो चेक करो। या अगर L1 को ही नॉर्मली ऑर्डर देना चाहिए, 3 कोटेशन मंगाया, एक के पास, एक ने प्राइस कोट किया 100 रुपीज, एक ने प्राइस किया 110, एक ने कोट किया 115, तो किसको ऑर्डर देना चाहिए? 100 वाले को देना चाहिए। अगर आप 110 या तो 115 वाले को दे रहे हो तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, एंड टॉप मैनेजमेंट एमडी की अप्रूवल लिया है, यस और नो चेक करो। क्यों? नॉर्मली L1 को ही देना चाहिए, आप L2 को क्यों दे रहे हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट का सेटिंग है वो सप्लायर के साथ, दैट शुड नॉट हैपन। L1 को ही ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर L2 या तो L3 को ऑर्डर दे रहे हो तो टॉप मैनेजमेंट की परमिशन लेते हैं कंपनी, यस और नो चेक करो। उसके बाद परचेज ऑर्डर बनाते हैं, यस और नो, पीओ, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज ऑर्डर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो परफेक्ट पीओ बन रहे हैं, यस और नो चेक करो। पीओ के अंदर कौन कौन सी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए? देखो, टर्म्स विथ रिगार्ड टू क्वालिटी, टर्म्स विथ रिगार्ड टू क्वांटिटी, टर्म्स विथ रिगार्ड टू पेमेंट, कितने दिन में पेमेंट करना है, व्हाट इज द क्रेडिट पीरियड, वो पीओ में क्लैरिफाई होना चाहिए। टर्म्स विथ रिगार्ड टू मटेरियल डिलीवरी, कितने दिन में डिलीवरी आनी चाहिए। टर्म्स विथ रिगार्ड टू फ्रेट, फ्रेट कौन चार्ज करेगा, कौन बेयर करेगा, सप्लायर या हम। टर्म्स विथ रिगार्ड टू इंश्योरेंस, ड्यूरिंग द रोड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कौन बेयर करेगा, सप्लायर या तो हम, वो भी क्लियर होना चाहिए। तो नॉर्मली ये टर्म्स परचेज ऑर्डर में क्लियर होनी चाहिए। क्या? क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, फ्रेट, इंश्योरेंस, डिलीवरी टाइम पीरियड, पेनल्टी, अगर लेट डिलीवरी हुआ तो पेनल्टी, या अगर लेट पेमेंट हुआ तो उसका इंटरेस्ट, अगर मटेरियल रिटर्न हुआ तो रिटर्न में कौन फ्रेट चार्ज करेगा, कौन फ्रेट पे करेगा, कौन इंश्योरेंस पे करेगा, ये सभी कंडीशन पीओ में होनी चाहिए। तो उसके ऊपर आप 10 पॉइंट लिख सकते हो कि इज देयर अ कंडीशन इन द पीओ विथ रिगार्ड टू क्वांटिटी, विथ रिगार्ड टू क्वालिटी, विथ रिगार्ड टू प्राइस, विथ रिगार्ड टू फ्रेट, विथ रिगार्ड टू इंश्योरेंस प्रीमियम, विथ रिगार्ड टू पेमेंट, with regard to credit period, with regard to delivery, like that. yes, ऐसे 10 क्वेश्चन तो यहां से बना सकते हो। अगर पीओ में ऐसे क्वेश्चन नहीं है तो आप अपरेंटली रिजेक्ट कर सकते हो, नो नो ये बराबर पीओ नहीं है। एज एन ऑडिटर आप डायरेक्टली सजेस्ट कर सकते हो। क्या? तो ये क्वेश्चन भी चेक करना है, तो यहां भी ये 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद जब मटेरियल आता है तो वेदर सिक्योरिटी गेट पे एंट्री हो रही है, यस और नो, वो एक चेक करो। उसके बाद जब मटेरियल आता है तो क्यूसी वाला चेक करके वो क्यूसी का रिपोर्ट देता है। क्यूसी वाले क्या होते हैं? क्वालिटी चेक करते हैं, तो क्यूसी वाले चेक करते हैं, यस और नो, वो चेक किया। एक क्वेश्चन ये भी पूछो। या बाद में मटेरियल आता है स्टोर में तो स्टोर वाले जीआरएन बनाते हैं, गुड्स रिसीप्ट नोट, यस और नो, वो चेक करो। जीआरएन इज साइंड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट हेड, एक क्वेश्चन ये भी रखो। बाद में स्टोर इज प्रॉपर, जो गुड्स आया है इट इज प्रॉपर्ली स्टोर्ड, जो मेरा गोडाउन है इसमें ऐसा नहीं हो, ऐसा एफएसजेड वे पे स्टोर होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टोर्ड, जहां सबकी जगह है वहां ही स्टोर होना चाहिए, बी क्लियर। Thereafter, अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में जब आता है बिल अलोंग विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच है, यस और नो, दैट शुड बी एग्जामिन्ड। यानी कि एज एन अकाउंट डिपार्टमेंट हेड आपको क्या चेक करना चाहिए? जब बिल आता है, ओनली परचेज बिल नहीं, उसके पीछे काफी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या? ईबे बिल, क्या ट्रांसपोर्ट की कॉपी, उसके बाद जीआरएन, उसके बाद पीओ, परचेज ऑर्डर, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, सब भी पूरा सेट होना चाहिए जो सभी डिपार्टमेंट ने साइन किया। तो ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच, यस और नो। और जब पेमेंट हो रहा तो एमडी की अप्रूवल है पेमेंट में, यस और नो, वो चेक करो। एंड पेमेंट में जब हो रहा तो अकाउंट पे चेक थ्रू पेमेंट होना चाहिए, इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 एज पर इनकम टैक्स लॉ। एज पर इनकम टैक्स लॉ क्या बोल रहा है? परचेज का अगर पेमेंट कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हो बिजनेस में, पेमेंट शुड बी मेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। या कैश में पेमेंट नहीं कर सकते इफ इट इज मोर देन 10,000, 10,000 तक चलेगा, मोर देन 10,000 ऑलवेज अकाउंट पे चेक। तो चेक करो कि पेमेंट इज बीइंग मेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। एक क्वेश्चन ये भी बनाओ। क्या? उसके बाद हम एक क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं, क्या सभी के पास से पेमेंट इन टाइम आ गया, सभी को हम पेमेंट कर रहे हो इन टाइम ही कर रहे हैं ना, किसी को बिफोर क्रेडिट पीरियड नहीं कर रहे हैं, 60 डेज का क्रेडिट है समझ लो। तो ऐसा नहीं ना कि सप्लायर का अकाउंट डिपार्टमेंट का सेटिंग है उसको 30 दिन में पेमेंट कर दिया, नो, जितना क्रेडिट पीरियड है क्रेडिट पीरियड के बाद ही पेमेंट होना चाहिए, बी क्लियर।
किसी को अर्ली पेमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इंटरेस्ट इज अ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको चेक करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी रखो कि सभी को पेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्रेडिट पीरियड ही हो रहा है ना, चेक करो खास। या तो हमने इतने क्वेश्चन रखा, समझ लो ये मैंने 35 क्वेश्चन सेट कर दिया। तो परचेस के बारे में 35 क्वेश्चन रखो और बाद में उसका आंसर ले लो और उसके बेसिस पे आप कंक्लूड करो कि कंट्रोल सिस्टम परचेस डिपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोग्राम बनाओ, मतलब एवरेज टीम रखो, टाइम कम दो एंड सैम्पलिंग करो। चेक करने में 12 महीना चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड वीक है तो अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाए। तो ये मैंने आपको परचेस के बारे में ये 35 क्वेश्चन रखा है। इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट का हम क्वेश्चनर बना सकते हैं। या यहाँ आपको कैश एंड बैंक रिसीव का दिया है, तो एक बार ये भी देख लेना आप कि कैश एंड बैंक रिसीव का क्वेश्चनर कैसा होता है। या आई होप इट इज क्लियर टू यू। और ये आप यहाँ देख सकते हो, मैंने आपको परचेस का दिया है तो अब काफी वाइडर आपका माइंड हो गया होगा। इस तरह से सेल्स का भी बना सकते हैं, सेल्स का भी हम बना सकते हैं। या सेल्स का अगर आपको बनाना है तो चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ, एक सेल्स का भी देख लेते हैं तो आपको काफी बड़ा वाइड आपका माइंड है वाइडर हो जाएगा। सेल्स में भी 25 क्वेश्चन डेवलप करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्स कहां से स्टार्ट होता है? कस्टमर का जो ऑर्डर आ रहा, कस्टमर का ऑर्डर आया, मीनिंग देयर बाय इट इज कॉल्ड सेल्स ऑर्डर। एग्जामिन देयर इज अ, यानी कि कंपनी इज सेलिंग द गुड्स बेस्ड ऑन द सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर कंपनी लेती है, कंपनी को सेल्स ऑर्डर, ऐसा नहीं ओरली बात हो गया, तो देयर शुड बी अ सेल्स ऑर्डर इन राइटिंग फ्रॉम द कस्टमर। अब कस्टमर के पास से सेल्स ऑर्डर मिला, समझ लो कोई और कंपनी हमारे पास से मटेरियल खरीद रही है, तो हमको हमारा सेल्स है, उसका परचेज है, तो वहां से हमको सेल्स ऑर्डर मिलना चाहिए, यानी कि दैट इज आवर सेल्स ऑर्डर। उसका परचेज ऑर्डर हम उसका सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। या तो उसके लिए परचेज ऑर्डर है, हमारे लिए सेल्स ऑर्डर है। या तो सेल्स ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग। सेल्स ऑर्डर में वही सभी टर्म्स होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी क्वालिटी की टर्म्स देख लो। क्वांटिटी की टर्म्स सभी क्लियर होती है, यस और नो चेक करो। क्वालिटी की टर्म्स एंड कंडीशंस का क्लोज है, यस और नो चेक करो। प्राइस का टर्म्स चेक कर लो। डिलीवरी टाइम पीरियड, क्रेडिट पीरियड, फ्रेट, इंश्योरेंस, ये सब कुछ सभी टर्म्स जो वहां पीओ में आती थी यहाँ सेल्स ऑर्डर में आएगी। तो वो 10 क्वेश्चन सेम यहाँ ले लो, यहाँ एज विथ रिगार्ड टू सेल्स। या बाद में सेल्स ऑर्डर आता है तो पहले कहाँ जाना चाहिए? सेल्स ऑर्डर आता है तो पहले स्टोर डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर मीटिंग होती है, यस और नो चेक करो। तो अगर स्टोर डिपार्टमेंट में हमारे पास फिनिश गुड्स पड़ा है तो वहां से हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन प्लानिंग करना पड़ेगा और प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बी क्लियर? तो बिफोर साइनिंग द सेल्स ऑर्डर हम कस्टमर को कमिटमेंट करें, उसकी पहले ये मीटिंग हो जानी चाहिए। तो ऐसी मीटिंग होती है क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट में फिनिश गुड्स नहीं पड़ा तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बताएगा कि इसमें 60 डेज लगेगा। तो अकॉर्डिंगली हम डिलीवरी टाइम पीरियड कमिट करें, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। तो ऐसा देखो कि बिटवीन स्टोर, प्रोडक्शन एंड सेल्स का हेड एचओडी के बीच में मीटिंग होती है बिफोर फाइनलाइजिंग द सेल्स ऑर्डर। चेक करो, एक कंडीशन ये भी चेक करनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन रखना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ तो आपने सेल्स ऑर्डर साइन कर दिया, चलो हम 15 दिन में डिलीवरी कर देंगे, मगर आपके पास फिनिश गुड्स है ही नहीं स्टोर में, तो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसमें 60 डेज लगेगा, 45 डेज डिले हो जाएगा। तो रिलायंस जैसी कंपनी है ना आपके पास परचेस कर रही है, तो वो तो पेनल्टी लगाती है, 10% पेनल्टी लगाती है, 15% पेनल्टी लगाती है, तो पूरा प्रॉफिट चला गया है। तो दैट शुड नॉट हैपन, यानी कि दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर सिस्टम। बी क्लियर? और बाद में जब सेल्स होता है तो प्रॉपर पैकिंग हो रहा है वो भी एक बार चेक किया जाए। पैकिंग है उसकी क्वालिटी प्रॉपर्ली चेक होती है, मटेरियल की क्वालिटी क्यूसी वाले परफेक्ट चेक करते हैं। या जब यहाँ से गुड्स निकलता है तो स्टोर में प्रॉपर एंट्री होती है गुड्स आउटवर्ड की, फिफो लिफो स्टेटमेंट में। और सिक्योरिटी गेट पे जो गुड्स जाता है उसकी आउटवर्ड की एंट्री प्रॉपर्ली होती है। या बी क्लियर? तो मतलब अकाउंटिंग प्रॉपर हो रहा है वो चेक करो। उसका पेमेंट के लिए इन टाइम ही पेमेंट मिल रहा है, आफ्टर क्रेडिट पीरियड तो पेमेंट नहीं है। बेड डेप है, अगर कोई डिले हुआ है, कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट चेक करो कि उसका बेड डेप का प्रॉपर प्रोविजन होता है, यस और नो। या यहाँ फॉलोअप की प्रॉपर सिस्टम है कलेक्शन के लिए। नॉर्मली लास्ट 1 वीक होता है ना तब फॉलोअप स्टार्ट हो जाना चाहिए। 60 डेज का क्रेडिट पीरियड है तो लास्ट 1 वीक होता है तब फॉलोअप का पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो ही आपको इन टाइम पेमेंट मिलेगा। या आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो these are the questions with regard to sales. Yes. परचेज एंड सेल्स में दोनों केसेस में परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर उसके जो टर्म्स है ना, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सभी टर्म्स में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए पीओ, वही फॉर्मेट में पीओ ऑलवेज डिजाइन होना चाहिए। तो नॉर्मली आपको कोई
अभी कॉन्ट्रैक्ट अगर परफेक्ट है, सभी टर्म्स कंडीशन परफेक्ट है, तो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी नहीं। या आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आप सिस्टम चेक करो तो सिस्टम शुड बी 100% परफेक्ट। इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा? इंटरनल ऑडिटर वो चेक करेगा एक तो सिस्टम परफेक्ट है यस और नो। सिस्टम में वीकनेस है तो वो सजेस्ट करेगा और अकॉर्डिंगली सिस्टम करेक्ट करेगा। टॉप मैनेजमेंट को बोलेगा सिस्टम यहाँ करेक्ट करो। एंड नंबर 2, सिस्टम अगर परफेक्ट है तो सभी एम्प्लॉय प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं यस और नो। तो दो चीज इंटरनल ऑडिटर करता है। नंबर 1, एग्जामिन द सिस्टम परफेक्शन। सिस्टम इज अप टू द मार्क यस और नो। कोई अपडेशन की जरूरत है यस तो अपडेट करो। एंड नंबर 2, अगर सिस्टम परफेक्ट है तो सभी एम्प्लॉय प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, वो चेक करो। इफ देयर इज अ शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट ले रहा है, इट इज एज गुड एज फ्रॉड। आज एमएनसी कल्चर में उसको फ्रॉड बोलते हैं। बी क्लियर, कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते। ये बुरियस देखो, सब कनाडा बैठे, यूएस बैठे, तो भी यहाँ अच्छी तरह से काम नहीं चला सकते। उसका रीजन यही है, उससे कंट्रोल सिस्टम परफेक्ट बनाई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम परफेक्ट बनाई। सबको सिस्टम को रिस्पेक्ट करना, सबको सिस्टम फॉलो करना। इंटरनल ऑडिटर आता है, वो सब कुछ चेक करता है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं ले रहा। बी क्लियर। या तो इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटी में कोई क्या दो चीज होती है। नंबर 1, सिस्टम परफेक्शन चेक किया जाए। एंड नंबर 2, सिस्टम कॉम्प्लायंस, सभी एम्प्लॉय सिस्टम प्रॉपर्ली कंप्लाई कर रहे हैं यस और नो। तो सिस्टम परफेक्शन एंड सिस्टम कॉम्प्लायंस, these two parts, major parts, are the main responsibility of the internal auditor. Be clear. And statutory auditor system overall check करेगा, review करेगा। review is the responsibility। review के बेसिस पे वो कंक्लूड करेगा सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसके बेसिस पे वो ऑडिट प्रोग्राम अपना प्लानिंग करेगा। क्यों? अकॉर्डिंगली उसका ऑडिट रिस्क कम होगा या तो ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा, तो अकॉर्डिंगली उसको परफेक्ट प्लानिंग करना है, पूरी गेम ऑडिट की पूरी गेम प्लान करनी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो दिस इज विथ रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। तो आप कोई भी चीज का क्वेश्चनर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इसका इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर आपको बोला जाए तो उसका भी आप बना सकते हो। परचेज जब बोला था तो जो मैंने परचेज का प्रोसीजर पढ़ा है ना, बस ऐसी प्रोसीजर होती है। वही प्रोसीजर आप इसमें से पॉइंट उठा लो, 8 10 15 पॉइंट। 15 पॉइंट एग्जाम में लिखो बहुत हो गया। या तो 15 क्वेश्चन आप लिख सकते हो। आपके मॉड्यूल में देखो ना कितने पॉइंट लिखे हैं, 15-20 पॉइंट लिखे हैं। तो बस इतने पॉइंट्स अगर आप मेंशन कर दो, इट इज इनफ इनफ। तो कोई भी ट्रांजैक्शन की आप अब सिस्टम बना सकते हो। या आई होप इट इज क्लियर टू यू। नीचे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन अ चेकलिस्ट एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। चेकलिस्ट है वो जब मेरा ऑडिट के लिए मेरी टीम जाती है ना ऑडिट में, तो मेरे स्टाफ को मैं पूरा चेकलिस्ट बना के देता हूँ। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर क्या है? वो तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करने के लिए ऑडिटर ने क्वेश्चनर बनाया और वो कंपनी के एम्प्लॉय के पास से फिलअप करवा के हम लेंगे। और मेरा स्टाफ, मेरा जो ऑडिट में टीम जाती है ना 10 लोग की, वो 10 लोग की टीम इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर लेके गई अपने अपने डिपार्टमेंट का, वो कंपनी के स्टाफ के पास से फिलअप करवा के वो ले लेगी परफेक्ट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, और बाद में वो कंक्लूड करेगी हमारी टीम कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या तो वीक है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। बट चेकलिस्ट क्या होता है? एक बार इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर मिल गया, हमने फाइनल कर दिया कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वीक, उसके बेसिस पे हम ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। ऑडिट प्रोग्राम में मैंने पढ़ाया है कितने कॉलम होते हैं। फर्स्ट, एरियाज टू बी कवर्ड। ऑडिट प्रोग्राम याद करो, ऑडिटर अपनी ऑफिस में बैठ के पूरी टीम के साथ ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। कितने ऑडिट प्रोग्राम मींस ऑडिट प्लानिंग, कितने कॉलम होते हैं इसमें? फर्स्ट, एरियाज टू बी एग्जामिन, कौन कौन से एरिया चेक करेंगे, तो 25 डिपार्टमेंट चेक करेंगे। सेकंड, चेकलिस्ट, मैंने पढ़ाया था सभी डिपार्टमेंट में क्या क्या चेक करेंगे। परचेज में तो 10 चीज चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट। तो मैं डिटेल में लिखूंगा ये 10 चीज। सेल्स में ये 10 चीज चेक करनी, जीएसटी में ये 15 चीज चेक करनी, टीडीएस में ये 5 चीज चेक करनी, लाइक दैट। सभी डिपार्टमेंट का मैं चेकलिस्ट बना दूंगा। या कौन से डिपार्टमेंट, पहला क्या लिखा डिपार्टमेंट, एरियाज टू बी एग्जामिन। सेकंड, चेकलिस्ट। थर्ड, स्टाफ एलोकेशन, ये पहला एरिया है वो कौन चेक करेगा, कौन सी हमारी टीम चेक करेगी, तो मिस्टर ए। सेकंड, मिस्टर बी, मिस्टर सी। जिस तो स्टाफ एलोकेशन कैसे हम करते हैं? बेस्ड ऑन एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे हम स्टाफ एलोकेशन करेंगे। उसके बाद टाइम एलोकेशन, ये पर्टिकुलर एरिया में सभी एरिया के सामने लिख दो टाइम एलोकेशन, कितना कितना टाइम लगेगा। या तो नॉर्मली मैं ये बोलता हूँ, और उसके बाद मैं नॉर्मली बोलता हूँ क्या, सुपरविजन, यानी कि रेगुलरली कितना काम हुआ, डेली कितना काम हुआ, वो एक कॉलम होता है, दैट इज रिमार्क्स एंड सुपरविजन। तो नॉर्मली क्या, एरियाज टू बी कवर्ड, चेकलिस्ट। नंबर 3, स्टाफ एलोकेशन। नंबर 4, टाइम एलोकेशन। नंबर 5, वर्किंग पेपर्स टू बी कलेक्टेड, हर एक डिपार्टमेंट में से कौन कौन सा वर्किंग पेपर कलेक्ट करना है उसका भी लिस्ट दे दो। एंड सुपरविजन, ओवरऑल सुपरविजन। तो नॉर्मली इतने कॉलम का ऑडिट प्रोग्राम हम बनाएंगे। जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन रहेगा उसके बेसिस पे हम फाइनल करेंगे कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और उसके बेसिस पे हम ये ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसमें एक चेकलिस्ट का पार्ट है। ये चेकलिस्ट का भी मैं कॉपी
परचेज डिपार्टमेंट में समझ लो हमारी टीम ए जा रही है, तो टीम ए को मैं उसका चेकलिस्ट दूंगा। देख लो आपके परचेज डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट चेक करने के लिए हमारे कौन जा रहा है, तो मिस्टर ए जा रहा है, तो मिस्टर ए को मेरी ऑफिस में से मैं उसको ये चेकलिस्ट दे दूंगा, क्या इतनी चीज चेक करके आना बेटा, क्या तो वो अपने पॉकेट में रखेगा। कोई भी बिल चेक करेगा वो 10 टिक लगाएगा, ये 10 चीज चेक करनी है, अतुल सर ने बोला, क्लियर, वो 10 चीज चेक करेगा ही करेगा हर बार। तो ये चेकलिस्ट है, इट इज अ प्रॉपर गाइडेंस टू माय स्टाफ, माय ऑडिट स्टाफ। क्वेश्चनर इट इज नॉट अ प्रॉपर गाइडेंस, क्वेश्चनर तो जस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करने के लिए था, रिव्यू कर लिया, उसके बेसिस पे ऑडिट प्रोग्राम बना दिया। अब ऑडिट प्रोग्राम में हर एक डिपार्टमेंट का चेकलिस्ट मैंने बनाया। मेरा जो स्टाफ जा रहा है, मेरे स्टाफ को ऐसा ना लगे कि अतुल सर ने ऐसे ही भेज दिया, सभी को परफेक्ट प्लानिंग करके भेजा, आपको क्या क्या चेक करना है। एंड परचेज डिपार्टमेंट में आपको 10 एरिया चेक करना है, 10 चीज चेक करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परचेज में तो परचेज बिल चेक करना है, सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको ईवे बिल चेक करना है। उसके पीछे परचेज में आपको सभी की जीआरएन चेक करनी है, कंप्लीट जीआरएन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का बिल होना चाहिए, सभी वो चेक करना है। सिक्योरिटी गेट का रजिस्टर चेक करना है परचेज में, क्योंकि गुड्स आया है तो सिक्योरिटी गेट पे एंट्री हुई होगी। स्टोर में जाके फीफो मेथड से जो स्टेटमेंट है वो चेक करना है, वहां परचेज की इनवर्ड एंट्री हुई होगी, क्या पेमेंट चेक करना, अकाउंट पे चेक थ्रू पेमेंट हुआ परचेज में। यानी कि परचेज में जीएसटी का रिटर्न चेक करना, आईटीसी प्रॉपर लिया यस और नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परचेज में परचेज ऑफ सर्विस है तो प्रॉपर टीडीएस का प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ, वो यस और नो, वो चेक करने का। तो मीनिंग देयर बाय अकॉर्डिंगली आपको ये परचेज में मैंने चेकलिस्ट बताया, ये 10 एरिया चेक कर, 10 चीज चेक करनी परचेज में, या ऐसा सेल्स में 10 चीज चेक करनी, दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट। तो मेरे ऑडिट में जितनी भी टीम जा रही है ना, सभी को ऐसा लगेगा अतुल सर ने हमें परफेक्ट प्लान किया, हमको सभी को अपना अपना लिस्ट दिया पूरा, और जब भी उसको डाउट लगे तो वो लिस्ट देख लेने का, कौन सी 10 चीज चेक करने का, ये 10 चीज चेक करनी है। हमारा 10 चीज परफेक्ट चेक हो गई, बाद में वो परचेज वाला वापस आएगा, सर हमारा परफेक्ट चेक हो गया। इट इज नथिंग, इट इज अ गाइडेंस, रेडीमेड गाइडेंस, कंटिन्यूअस गाइडेंस टू माय ऑडिट टीम, इट इज अ चेकलिस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो देख लेते हैं क्या पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज इश्यूड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट एंड रिपोर्टेड बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। मैं मेरे स्टाफ को ऑडिट स्टार्ट होता है उसकी पहले चेकलिस्ट दे देता हूँ। एंड ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, ये तो कब होता? बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट, क्या इट कैन बी इश्यूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड रिपोर्टेड बैक इमीडिएटली। नॉर्मली ऑडिट स्टार्ट होता है उसकी पहले इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर हम फिलअप करवा लेंगे, उसके बेसिस पे फाइनल करेंगे कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है या वीक है, उसके बेसिस पे हम ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। एंड ऑडिट प्रोग्राम में चेकलिस्ट होता है, बी क्लियर। तो नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर कब आता है? फोर्थ स्टेप पे आता है, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे आता है, तब मुझे क्वेश्चनर बनाना है, क्या उसके बेसिस पे ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद ऑडिट होता है, रियल ऑडिट होता है, बी क्लियर। नंबर 2 इश्यूड टू, किसको? ये मेरे ऑडिट स्टाफ को देना। देखो इट इज इश्यूड टू द ऑडिट स्टाफ टू बी फॉलोड बाय देम ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ये इट इज इश्यूड टू वेरियस पीपल एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी के स्टाफ को दिया था, यानी कि जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है उसके पास से हम फिलअप करवाएंगे, और ये मेरे स्टाफ के लिए गाइडेंस नोट है। नंबर 3 कंटेंट, इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय द ऑडिट असिस्टेंट। यस, चेकलिस्ट में क्या होता है कि 10 चीज चेक करनी है, अतुल सर ने बोला तो 10 चीज चेक करके ही आना। इट इज अ गाइडेंस, इट इज एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द अतुल सर, वो इसमें लिखा है। और यहाँ इट कंटेन्स द क्वेश्चन टू बी आंसर, यहाँ हमने के सभी ऑफिसर है वो ये आंसर क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन होता है। एंड ऑब्जेक्टिव, इट वर्क्स एज अ गाइडेंस फॉर द ऑडिट स्टाफ। जो मैं बोला था ना, ऑडिट स्टाफ के लिए एज अ गाइडलाइन, एज अ गाइडेंस एक काम करेगा, कोई एरिया रह नहीं जाएगा, सब कुछ डिटेल में। 10 पॉइंट अतुल सर ने बोला था, 10 पॉइंट वो चेक करके आएगा परफेक्ट। परचेज में, सेल्स में अतुल सर ने 15 पॉइंट बोला था, 15 पॉइंट वो परफेक्ट चेक करेगा। तो दिस विल एक्ट एज अ गाइडेंस, वहां लिख सकते हो आप, एज अ कंटिन्यूअस सुपरविजन, एज अ कंटिन्यूअस गाइडेंस, यानी कि चेकलिस्ट विल वर्क एज अ कंटिन्यूअस सुपरविजन, एज अ कंटिन्यूअस गाइडेंस from the principal auditor to my audit staff. Yeah, it will motivate my audit staff. Audit staff motivate होगा इसमें, हाँ, and it will train my audit staff more and more. क्योंकि जो मेरा माइंड चलता है वो मैंने मेरे ऑडिट स्टाफ को पास ऑन किया पूरा, उसके बेसिस पे मैंने चेकलिस्ट बनाया और वो चेकलिस्ट उसको दिया कि आप रखो इतना चीज चेक करके आना। आर गेटिंग माय पॉइंट? और एवरी ईयर मैं चेकलिस्ट अपडेट करता रहता हूँ तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कुछ सालों में चेकलिस्ट वुड बी अप टू द मार्क फॉर एवरी एंटिटी, या एंड यहाँ दिस इज यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चनर क्यों बनाते हैं? सभी जो कंपनी के स्टाफ मेंबर है उसके पास से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मंगवाते हैं, बी क्लियर। उसके बेसिस पे हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करते हैं, बी क्लियर, बी क्लियर। तो दीज आर ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेकलिस्ट एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर का डिफरेंस। काफी लोग को दोनों सेम ही लगता है, नो, चेकलिस्ट है वो ऑडिटर के स्टाफ के लिए, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है वो कंपनी के स्टाफ के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनर बनाया। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर पहले पिक्चर में आता है, एक लिख सकते हो,
ये पहले पिक्चर में आता, चेकलिस्ट बाद में पिक्चर में आता। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के बेसिस पे फाइनल होगा कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बेसिस पे ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन होता है, एंड ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पे ऑडिट स्टार्ट होता है। तो चेकलिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन, तो एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हो, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर पहले बनता है, चेकलिस्ट बाद में बनता है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के बेसिस पे चेकलिस्ट बनता है। तो checklist is not a base for internal control questionnaire, but internal control questionnaire is a base for the checklist. एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हो, तो ऐसे डिफरेंसेस ऐड कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी क्लैरिटी है। या तो नाउ इट इज इनफ एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज का सेशन हम यहाँ क्लोज करेंगे। या चलो, गुड बाय, गुड डे, गुड बाय, गुड डे।